सुधीर भाई, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि इस महाराष्ट्र के अंदर जो मौजूदा सरकार है, इसके बारे में आपका क्या कहना है और इस सरकार को आप क्या नाम देंगे? नाजायज सरकार, नाजायज औलाद है। अच्छा। मंगनी एक से, हम्म, शादी एक से, बिस्तर किसी और का, बच्चा किसी और का, हम्म, पैदा करने वाला डॉक्टर भी सोच रहा है कि मैंने किसको पैदा किया, और ये डॉक्टर जनता है, वोटर, वो खुद हैरान है। हम्म, तो ये सरकार नाजायज सरकार है, जो जनता को गंवारा नहीं है, हम्म। और मैं इसको नाजायज सरकार का ही नाम देता हूँ। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं सुधीर भाई आप। सही कहा मैंने, हम्म, नाजायज, नाजायज ना, हमें ये जायज सरकार नहीं लगती है, इसलिए मैं उसको संवैधानिक, ये डिक्शनरी में लिखा हुआ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो हमें जायज नहीं लग रही है वो नाजायज सरकार। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर जो सियासी उठापटक हो रही है, उसके ऊपर ना केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की निगाहें लगी हुई है। क्या होने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व वरिष्ठ शिवसेना के जो नगर सेवक है सुधीर भगत साहब, वो यहाँ पे मौजूद है। तो आइए उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय के अंदर महाराष्ट्र में क्या क्या हो सकता है। सुधीर भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से पिछले एक सप्ताह के अंदर जो भारी उलटफेर हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में, आपको पहले एक साल पहले की अगर हम बात करें तो आपकी पार्टी जो शिवसेना थी उसको भी तोड़ा गया। उसके कई विधायक जाके ना मतलब यहाँ बीजेपी से में शामिल हो गए। और अब एक हफ्ता पहले जो टूट फूट हुई एनसीपी पार्टी के अंदर, तो उससे महाराष्ट्र की राजनीति जो काफी गर्माई हुई है। तो ये जो पूरा जो घटनाक्रम था, क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? और आने वाले दिनों के अंदर महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो किस करवट आपको उठी हुई नजर आ रही है? मैं जो युवा पॉलिटिशियंस है, जो नए उभरते राजनीतिक है, मैं उनको खास करके ये बधाई देना चाहता हूँ कि ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि पुराने लोग जो है उन्होंने गलती कर करके इस पूरे चीज को बोलते ना, हमेशा खेती लगाने से पहले उस खेत को मशक्कत की जाती है, यानी उसका उसकी जो मिट्टी है उसको खोदा जाता है, उसको पलटी मारा जाता है। तो ये सही वक्त है, आज के तारीख में ये इतना सही वक्त मिला है कि नए जो उभरते पॉलिटिशियंस है, नए ये यंग जनरेशन है, उनके लिए सुनहरा मौका है, और राजनीति के लिए ये घटिया मौका है। अच्छा। ये इसलिए घटिया है कि ये किस तरह का खेल खेल रहे हो आपने जिसको गाली दी, जिसके बारे में बुरा भला कहा, और उसी के साथ जाके आप राजनीति के लिए यानी कुर्सी के लिए, तो आज जनता जान चुकी है कि ये खेल किसी चीज का नहीं है, इसे खेल सकता है कुर्सी का है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये कि जिस अभी पिछले दिनों जिस तरीके से भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रधानमंत्री जी ने मतलब भ्रष्टाचारियों की बात करते हुए उन्हें मतलब सजा देने की बात की थी, उन्होंने गारंटी दी थी, और दूसरे दिन ये लोग सब सरकार में शामिल हो जाते हैं। आप ये कहना चाहते हैं? देखो, ऐसा है, मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप उन सब के ईडी, सीडी, सीबीआई जो भी है, इनके माध्यम से पूरी एक किताब बनाते हो कि इन्होंने इतने भ्रष्टाचार किए, इतने, और अचानक ऐसा क्या हो जाता है, रातों रात ऐसा क्या हो जाता है कि वो एकदम साफ हो जाते हैं और वो आपके पार्टी में शामिल होते हैं और आपको समर्थन देते हैं। आज तक तो सुना था कि राष्ट्रवादी सेक्युलरिज्म ठीक है, शिवसेना के ऊपर लेबल लगता है हिंदुत्व का, बीजेपी के तो कट्टर हिंदुत्व का लगता है, लेकिन राष्ट्रवादी को क्या हो गया था? वो तो खुद को अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहती थी। तो ऐसे में जनता कंफ्यूज हो गई है, जनता सबरम में आ गई कि हमने किया क्या। एक मराठी में कहावत है कि उसने रताला लगाया और आया केला, एक गाना है। अच्छा। कलियुगात झाली भेळ, मीन्स कलयुग की हो गई है भेल, इसमें लगाया रताला और आया केला। तो ऐसा हो गया कि हमने क्या बोया था और क्या पाया। तो आज लोगों ने वोट किसको किया था और वो कहाँ जाके बैठे। अच्छा सुधीर भाई, ये जो उलटफेर हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में, मतलब एकनाथ शिंदे साहब और उनका गुट तो पहले से सरकार में शामिल है, और अब ये जिस तरीके से एनसीपी के अजीत दादा पवार साहब वो भी अपने
कई विधायकों को लेके मतलब वो सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। तो अब आगे आप क्या देखते हैं, कैसी परिस्थितियां होगी महाराष्ट्र के अंदर? क्योंकि अभी ये भी खबरें आ रही है कि जो विधानसभा की जो स्पीकर है उन्होंने मतलब ना नोटिस दिया है शिंदे साहब और उनके विधायकों को। तो क्या आने वाले समय में आपको लगता है कि शिंदे साहब और उनके विधायक डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं? हो सकते हैं लेकिन जल्दी नहीं होंगे, अच्छा। क्योंकि जो अध्यक्ष होता है उस पर किसी का बंधन नहीं होता है कि वो डिसीजन कितने जल्दी ले, वो अपना वक्त लेंगे। जैसे आज ही मैंने सुबह जब न्यूज़ देखी तो उन्होंने कहा कि मुझ पर किसी का बंधन नहीं है, ऐसा मुझे सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन नहीं दी है कि इतने ही टाइम में ये ख़त्म करना चाहिए और इतने ही टाइम में ये करना चाहिए। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैं भी स्पीकर को और जो तमाम चीज़ें जिसकी मैं पढ़ाई कर चुका हूँ कि क्या होता है इसमें, तो उसमें ऐसा है कि स्पीकर एक आज के तारीख में एक सेकंड टू कोर्ट होता है। वो जुडिक्शन में आता भी है और नहीं भी आता है, उनको आदेश नहीं दिया जा सकता है, उनके ऊपर रूलिंग नहीं दिया जा सकता, उनको सिर्फ एक फॉर्मेट दिया जाता है कि आपको इस फॉर्मेट के ऊपर करना है। इसलिए जब भी ये शिवसेना और बीजेपी की जो गठबंधन हुआ उसमें जितना भी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, उसने डायरेक्शंस दिए। देखो आप, सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्शन ही दे सकता है, तो अध्यक्ष के ऊपर बंधन नहीं होने की वजह से ठीक है, उन्होंने नोटिस भेजा है, उस नोटिस का जवाब उनको उतने वक्त में देना है, लेकिन उनको उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। कब तो ये सरकार तो कहने मतलब ये मामला लंबा खींचेगा। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। और अगर बीजेपी ने कोई और प्लानिंग किया है, शिंदे सरकार को खड्डे में डालना है या कुछ करना है, तो क्योंकि वो बीजेपी जान सकती है वो रात को क्या करती है और सुबह क्या कहती है, वो पता नहीं। अच्छा सुधीर भाई, अब जैसे कि जुलाई की 17-18 तारीख को बेंगलुरु के अंदर मतलब जो वहाँ पे तमाम विपक्षी दल है वो एक बार फिर वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी मीटिंग होने वाली है। तो ये जो महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीतिक माहौल जो गरमाया हुआ, जो टूट फूट हुई, तो क्या इसका असर महाविकास ये जो गठबंधन है उसके ऊपर और ये जो बेंगलुरु में होने वाली मीटिंग है उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? पड़ेगा, क्योंकि जो उस गठबंधन में आए थे उनमें से तो 2 ऐसी पार्टियां राष्ट्रवादी टूट चुकी है, एमपी में भी एक पार्टी को तोड़ चुके हैं वो लोग, राजस्थान में एक पार्टी की उन्होंने, जैसे कांग्रेस की तो पूरी हताहत कर दी है, राजेश पायलट। तो मैं बीजेपी को इससे 2 दिन पहले भी मैंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें बीजेपी को दोष नहीं देता, वो हर दाव चल रही है, साम दाम दंड भेद जो कहा जाता है अपन ने, इसका पूरे इस्तेमाल वो कर रही है, उनका दोष नहीं है। उसको कब तक झेलना है और अपनी क्षमता कितनी है, हम कब तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये अपने हर इंडिविजुअल के ऊपर, हर पार्टी के ऊपर है। तो जिसकी जैसी कमजोरी है वैसे वो पार्टी टूटते जा रही है, उसकी जो आखिरी सांस है, जिसकी पार्टी की जितनी है वो उत तक सहन कर रही है, उसके बाद वो टूट रही है। अच्छा सुधीर भाई, मेरा ये भी सवाल रहेगा कि अभी जो एक वो आया है मतलब नोटिफिकेशन आया है केंद्र सरकार की तरफ से कि हो सकता है कि मतलब ऐसी संभावना है कि अक्टूबर-नवंबर के महीने में बीएमसी, टीएमसी और तमाम महाराष्ट्र के नगर पालिकाओं के चुनाव हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है कि चुनाव होता है अक्टूबर-नवंबर में, तो आप कैसे देखते हैं महाराष्ट्र में क्या स्थिति होगी और खासकर हमारे मुंब्रा में क्या मतलब उस समय का सिनेरियो होगा? अच्छा है कि इतने साल से जो इलेक्शन पेंडिंग पड़ा है वो होना चाहिए, हम सब लोग भी उसी की तैयारी में है, वो होना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात के ऊपर भी शंका है कि ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं जहां तक देता हूं, अगर मैं राजनीति में उतना जितना सक्रिय हूं उस हिसाब से अगर मैं देखना चाहूं तो मैं सबसे पहले, अगर मैं बीजेपी का जो 2 वरिष्ठ है हमारे गुजरात वाले मोटा भाई ने दोनों भाई, तो वो चाहते हैं कि नेशनल इलेक्शन पहले हो। अच्छा। खासदार की का है, क्योंकि अगर समझो नगर पालिका के इलेक्शन लगे और माननीय शरद पवार साहब, माननीय उद्धव ठाकरे साहब अगर एक स्टेज पे खड़े होते और पब्लिक को अपील करते, और वो लोकल पार्टी है, ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर अगर रुझान उन दोनों की तरफ चला गया, क्योंकि दोनों का घर बर्बाद हुआ है, तो पब्लिक ने अगर उनको मौका दिया तो इसका असर एमपी इलेक्शन में, जिसके लिए उन्होंने खर्चा किया है, वो तो चाहते हैं कि भाई तुम्हारे महाराष्ट्र में क्या होता है उससे हमको लेना देना नहीं, तुम्हारे नगर पालिका में क्या होता है हमको। 2024 लोकसभा चुनाव, तो मुझे नहीं लगता है
कि वो सॉरी वो ये इलेक्शन लगाएंगे और अपने पैर पे कुड़ाली मार के लेंगे। सबसे पहले तो वो अपनी सीट जितने भी बिना इलेक्शन के जो माहौल है वो अपनी तरफ खींच करके वो अपना घर भरेंगे, उसके बाद बोलेंगे अब आपको नीचे क्या करना है करो। और ये इलेक्शन मुझे लगता है ऐसा मार्च अप्रैल में ही जाएगा। अच्छा अच्छा, ये तो हुई टीएमसी के बीएमसी चुनाव की बात। अब 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, आप अच्छा राजनीतिक अनुभव रखते हैं, तो आपके हिसाब से आपको क्या नजर आता है 2024 में, मतलब किस तरीके की परिस्थितियां होगी और किसके जीत के आने की संभावना आपको नजर आती है? परिस्थितियां तो कठिन होगी, कोई भी चीज आसान नहीं होती है। अब जैसे 3 पार्टियां है, ये एकनाथ शिंदे जी का ग्रुप, अजित पवार साहब का ग्रुप और ये तुम्हारे बीजेपी, ये तीनों इलेक्शन लड़ेंगे तो जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन देखने वाली बात ऐसी है कि इनको टक्कर जनता से मिलेगी, कोई भी पार्टी से नहीं मिलेगी। मैं वही कहा कि अगर शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब अगर स्टेज पे आते तो आज आपने देखा होगा कि ग्राउंड लेवल का जो कार्यकर्ता है वो पार्टी से जुड़ा हुआ है। गए कौन है तो जिनके व्यवहारिक हित संबंध है वो लोग सिर्फ उस पार्टी के नेता के साथ या उनके, लेकिन एक्चुअल कार्यकर्ता नहीं। अगर मुमरा में देखो आप, मुमरा में शिवसेना भी नहीं टूटी, इक्का दुक्का। एनसीपी का भी अभी तक तो कोई पता नहीं। बाकी जो नगर सेवक है जिन्होंने पोस्टर लगाए तो वो तो शिंदे साहब का भी पोस्टर लगाते, वो अजय दादा का भी लगाते, कल को कुछ और हो गया तो उनका भी लगा देंगे। तो वो मैं नहीं गिनती में ले रहा हूँ, लेकिन मैं जो गिनती में ले रहा हूँ जो ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल शिवसेना से जुड़े हुए थे, फॉर एग्जाम्पल जितेंद्र रावत और साहब और उनके जो एनसीपी उनसे जुड़े हुए थे, वो जैसे कि वैसे ही है। तो ये मायने रखता है। और मुमरा, हालांकि अब जैसे आपने मुमरा का जिक्र किया तो मुमरा में एक माहौल एनसीपी का है, रहा है पहले से, मुझे लगता है वो बरकरार रहेगा। सुधीर भाई, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि इस महाराष्ट्र के अंदर जो मौजूदा सरकार है इसके बारे में आपका क्या कहना है और इस सरकार को आप क्या नाम देंगे? नाजायज सरकार, नाजायज औलाद। अच्छा, मंगनी एक से, शादी एक से, बिस्तर किसी और का, बच्चा किसी और का, पैदा करने वाला डॉक्टर भी सोच रहा है कि मैंने किसको पैदा किया। और ये डॉक्टर जनता है, वोटर, वो खुद हैरान है। तो ये सरकार नाजायज सरकार है जो जनता को गवारा नहीं है, और मैं इसको नाजायज सरकार का ही नाम देता हूँ। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे सुधीर भाई आप। सही कहा मैंने, नाजायज नाजायज ना, हमें ये जायज सरकार नहीं लगती है, इसलिए मैं उसको संवैधानिक, ये डिक्शनरी में लिखा हुआ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो हमें जायज नहीं लग रही है वो नाजायज सरकार है। मतलब आपका कहने मतलब ये सुधीर भाई के ठीक है, पार्टियों के अंदर उन्होंने तोड़फोड़ कर दिए, लेकिन कई विधायक मतलब बीजेपी के साथ में जा चुके, लेकिन जनता जो है वो अभी भी मतलब शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब के साथ में है। आपका ये कहने का मतलब का है ना, 70% जो लोग हैं वो उनके साथ है। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब है अगर 50% भी लोग उनके साथ रहे, 50% उद्धव साहब के साथ, 50% पवार साहब के साथ, तो ये 50-50% 100% बनता है। बहुत फर्क पड़ेगा। तो टक्कर कांटे की है, हो कुछ भी सकता है, लेकिन लड़ाई में मजा आएगा। हार जीत में तो चलो यार, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन लड़ाई करने में मजा आता है। अच्छा सुधीर भाई, लोकसभा चुनाव के बाद है ना विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं। तो अगर हम मुमरा की बात करें, कलवा मुमरा विधानसभा की बात करें, तो अभी इसमें 3 कैंडिडेट के नाम उभर के सामने आ रहे हैं। एक तो हमारे सिटिंग एमएलए जितेंद्र रावत साहब वो आ रहे, और दूसरा राजन किन्ने साहब की भी चर्चाएं हो रही कि वो भी खड़े होने वाले हैं। और अब तीसरा नाम जो है वो काफ़ी चौंकाने वाला है कि नजीमुल्लाह साहब का भी नाम सामने आ रहा है। और अगर ये तीनों लोग विधानसभा के चुनाव में आमने सामने खड़े होते हैं तो काफ़ी कांटे की टक्कर होगी, आप ये मान के चलिए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो चुनाव होगा काफ़ी रोचक होगा, और आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी इस चुनाव के अंदर? मेरी होगी। अच्छा, मैं इन तीनों को क्यों गिनूं? जीत मेरी होगी, मशाल की जीत होगी। देखो, यानी कि आपकी जो पार्टी है शिवसेना उद्धव गुट, तो उसकी तरफ से भी कैंडिडेट खड़ा होगा? क्यों नहीं खड़ा होगा? कौन होगा वो? वही कह रहा, जीत हमारी होगी ना। कहीं आप तो नहीं लड़ने मैंने कहा वाले? जीत हमारी होगी। अच्छा, देखिए अब हाँ, जनता जनार्दन है। उस वक्त आपने रूपाली सैयद, क्या दीपाली सैयद, हाँ,
जो बाहर की कैंडिडेट थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और अभी भी वही हालत होने वाली है। और आपने जो कुछ लोगों के नाम लिए, उन्होंने ऑलरेडी कह चुके हैं कि हाँ हमारा, हम इनको लेके आएंगे और खड़ा करेंगे, तो वो तो ऑलरेडी कट हो चुके हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, आप समझ जाओ। अब यही एक चर्चा का विषय होगा कि एक व्यक्ति मुमरा का वो बोलता है कि वो आके इलेक्शन लड़ेगा और हम उसको जिताएंगे, तो फिर इसका मतलब तो उसने अपना बस्ता पहले ही बांध लिया है। हमने नहीं कहा किसी को कि हम इसको लेके आएंगे उसको हम कलवा मुमरा से ही अपना एक कैंडिडेट देंगे, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन जीत हमारी होगी। सुधीर, आप घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, सीधे सीधे बताइए ना, क्या आप एमएलए के कैंडिडेट होंगे आगामी विधानसभा चुनाव में? हमारी पार्टी, मेरा सीधा सवाल है आपसे और सीधा ही जवाब चाहूंगा मैं आपसे। मैं आपको एक सीधा सवाल देता हूँ और सीधा जवाब देता हूँ कि हमारी पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो जरूर हम लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि इससे पहले हमको कई बार रोका गया है। अब आप रुकेंगे नहीं? अभी हम, मेरा खुद का, हमारे घर में हमारा लीडर है बराबर, और हो सकता है खुद भोयर साहब आ सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? तो इसलिए हम कहते हैं आज कैंडिडेट अच्छे हैं ना। मेरे ताल्लुकात है खारेगांव से, मेरे कलवा से ताल्लुकात है, मेरा मुमरा है, मेरी जमीन है मुमरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो सब उन चारों इलाके में आप माहिर हो। तो 25% लोग वोट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, 25% उधर से, 25% यहाँ, 25% मुमरा और 25% कौसा। तो खेल तो अच्छा होगा, यही तो हमने कहा। अब आगे आगे देखिए होता क्या है। काफी रोचक मुकाबला होने जा रहा है विधानसभा चुनाव में, मजा आएगी। अच्छा सुधीर भाई, एक सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ के अपनी बात खत्म करूंगा कि अभी जैसे कि मान लो अगर टीएमसी के भी चुनाव होते हैं, बीएमसी के चुनाव होते हैं, तमाम नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, उसके बाद 2024 में लोकसभा विधानसभा के भी चुनाव होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर, मतलब चुनाव के माहौल को देखते हुए आप मुमरा कौसा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मुमरा कौसा की जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि आप वोट सोच समझ करके, हम सेक्युलरिज्म है। आज भले ही शिवसेना आपके दामन के साथ हाथ मिला करके चल रही है, उसी वजह से शिवसेना का क्या हाल हुआ है ये आपने देखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दिल में अगर जरा भी दर्द है तो आप शिवसेना की ओर, उद्धव ठाकरे साहब की ओर जरूर देखेंगे और हमारी महाविकास आघाड़ी को एक मजबूती और विश्वास रखेंगे। तो दोस्तों, ये थे शिवसेना के वरिष्ठ नेता सुधीर भगत साहब। आज हमने इनसे बात की कि ये जो महाराष्ट्र के राजनीति के अंदर जो सियासी घमासान मचा हुआ है, उसके ऊपर हमने इनसे विस्तार से चर्चा की। और आगामी मतलब जो टीएमसी बीएमसी के जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी बात की, और 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से भी हमने इनसे चर्चा की। तो इनका ये भी कहना है कि अगर पार्टी उनको विधानसभा के अंदर, विधानसभा चुनाव में अगर इनको टिकट देती है तो ये जरूर यहाँ से मतलब इलेक्शन में खड़े होंगे। अब ये देखने वाली बात ये है कि ये अगर ये खड़े होते तो काफी दिलचस्प मुकाबला शहर की जनता को देखने को मिल सकता है। और उनका ये भी कहना है कि ठीक है, हमारी पार्टी की टूट फूट तो हुई है, जरूर हुई है, लेकिन जो विधायक गए हैं वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो बड़ी बात नहीं रखती है। विधायक उनके साथ में गए बीजेपी के साथ में, लेकिन जो जनता है, जनता आज भी हमारे साथ है और फैसला जनता करती है। अब देखना है दोस्तों कि आने वाले समय में जनता क्या फैसला करती है, उसके ऊपर भी हमारी नजर बनी रहेगी। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।